हाँ जी बेटा, आज हम आपके साथ एक न्यू डिस्कशन करेंगे, एक न्यू चैप्टर की डिस्कशन, दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के चैप्टर को बेसिकली हम कितने टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। बेटा जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर है इसमें मैंने इसके 3 टॉपिक्स बनाए हैं। ठीक है, पहला टॉपिक जो है वो बेसिक डिस्कशन, मैं आपसे बेसिक डिस्कशन करूंगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग होता क्या है, डेप्रिसिएशन की नीड क्यों राइसिस हो रही है, कॉजेस क्या हैं डेप्रिसिएशन के। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट हम आपसे एक्सप्लेन करेंगे। डेप्रिसिएशन कौन सी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स पे चार्ज होती है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक डिस्कशन में हम कवरेज करेंगे, जिसमें बेसिकली आपका थ्योरेटिकल पार्ट होएगा और प्लस मैं आपको जो स्लाइड्स हैं उसके थ्रू भी आपको समझाऊंगा, और जिसमें से आपके बेसिकली एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस हैं, वो कवरेज हो सकती है। ठीक है, तो जो सारी बेसिक डिस्कशन होएगी ना मेरी, वो आपसे थ्योरेटिकल टच होएगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का वो शार्प हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा बेसिक डिस्कशन होएगी। सेकंड टॉपिक मेरा क्या होएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की, और जब भी हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है एज एन अकाउंटेंट, तो हमें जब भी उसको डील करना है तो हमें जर्नल एंट्रीज के थ्रू डील करना है। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हाँ जी जर्नल एंट्रीज हमने कैसे पास करनी है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की। वैसे बेसिकली इसमें कुछ भी नया नहीं है जर्नल एंट्रीज में, ये ऑलरेडी जो हमने जर्नल एंट्रीज की आपसे डिस्कशन की हुई है जर्नल के चैप्टर में, उसी में से ही बस फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन की एंट्रीज को एक अलग से मेरे को रखना है बस। ठीक है, हाँ एक डेप्रिसिएशन की फाइनलाइज एंट्री आपको सिखानी है जो P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन का इफेक्ट चला जाता है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि अगर जो हमने जर्नल पढ़ा हुआ है ना, तो जर्नल में से ही जैसे एक वो होता है ना अपना सी होता है। ठीक है, तो सी में से ही एक बाल्टी भरनी है और साइड पे उसको कर देनी है, मतलब सी इन द सेंस कि जो हमने जर्नल के कॉन्सेप्ट्स को समझा हुआ है। ठीक है, उसमें सारी एंट्रीज हमने समझी हुई है, एसेट्स परचेज करने की, डेप्रिसिएशन की, और एसेट्स में इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं वो हमें एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 वो हमें कैपिटलाइज करने हैं। ये सारी डिस्कशन आपसे की हुई है। तो जो भी वो जर्नल का वो जो सारा समुंदर था, जो सी था, उसमें से मेरे को ये डेप्रिसिएशन के रिलेटेड जो एंट्रीज हैं, एसेट्स परचेज करने की, डेप्रिसिएशन डालने की, P&L में डेप्रिसिएशन के इफेक्ट्स को डालने की, वो सारी एंट्रीज को अब इकट्ठा करके इस चैप्टर में आपको डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, तो वो सेकंड हमारी जो आपसे टॉपिक की डिस्कशन होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में हमें जर्नल एंट्रीज को कैसे पास करना है। देन उसके बाद बेटा जो टॉपिक नंबर 3 है, मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कितने मेथड्स हैं, मतलब बेसिकली जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं मेथड्स के बेसिस पे बनेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के क्या मेथड्स हैं, और बेसिकली हमारे 2 मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के, कि हमें डेप्रिसिएशन को कैसे डालना है। जब भी हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन को कैसे डालना है। उसके वैसे तो मेथड्स काफ़ी होते हैं। अगर आप CA कोर्स में जाओगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में, या आप कोई और प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर आप देखोगे तो डेप्रिसिएशन के काफ़ी और भी मेथड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कोल माइंस पे डेप्रिसिएशन का अलग मेथड होता है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स जो कोल माइंस नहीं है उनके ऊपर डेप्रिसिएशन का अलग मेथड होता है। बट हमें 11th के कोर्स के अकॉर्डिंगली, चाहे वो बच्चा कोई CBSE में है या आप PSEB में हो या किसी भी बोर्ड के साथ आप रिलेटेड हो, तो उसमें डेप्रिसिएशन के 2 मेथड्स की कवरेज होती है। एक तो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको हम प्यार से SLM मेथड भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम SLM मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड जो हमारा होएगा इसी को ही, स्ट्रेट लाइन मेथड के ना 4 नेम है, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड के 4 तरीके से हम स्ट्रेट लाइन मेथड को बोल सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट एक ही है। चाहे आप स्ट्रेट लाइन मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड बोल लो, चाहे आप उसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोल लो, चाहे आप उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोल लो, चाहे आप उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड बोल लो, ये सभी का बेटे नेम अलग अलग है बट कॉन्सेप्ट एक ही। ठीक है, तो ये हम स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, ये आपसे ब्रॉड में डिस्कशन करेंगे। एक ही चीज है, उसके 4 नेम्स हैं। क्लियर हो रही जी। देन उसके बाद जो हमारा सेकंड मेथड है बेसिकली,
डाइमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिस इसके 3 नेम्स है, ठीक है, इसको हम 3 नेम से बुला सकते हैं, डाइमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, और देन उसके बाद हो गया जी रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। तो मतलब है एक ही चीज है बट उसके 3 नाम, ठीक है। डाइमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोल लो चाहे आप उसको, रिटर्न डाउन वैल्यू, इसको हम प्यार से WDV मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दैट इज WDV मेथड, और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। तो इसकी डिस्कशन भी हम आपसे ब्रॉड में करेंगे टॉपिक नंबर 3, ठीक है। अब हम चैप्टर को कितने टॉपिक्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 टॉपिक्स में बेसिकली ये चैप्टर डिवाइड होएगा। फर्स्ट बेसिक डिस्कशन, सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, थर्ड हो गया मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। हाँ, एक टॉपिक ना और भी होता है, वो टॉपिक होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उसको बोलते हैं, ठीक है। वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को आप किसी बोर्ड में उसको कवर करते हैं, किसी बोर्ड में नहीं कवर करते। CBSE बोर्ड में आप देखो तो उसकी कवरेज है, ठीक है। तो जो CBSE वाले बच्चे हैं वो एक फोर्थ टॉपिक और बना लें, दैट इज ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसी को ही हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टॉपिक कवर्ड है वो फोर्थ टॉपिक बना लिए अपनी, जो आप नोटबुक बना रहे हो तो फोर्थ टॉपिक में आप लिख लियो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन स्लैश डाल के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक्यूमुलेटेड मतलब एक्यूमुलेटेड के स्पेलिंग क्या होंगे, ACCUMULATED, ठीक है, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो वो फोर्थ टॉपिक हो जाएगा जिनको कवरेज है। और एक उसके बाद और टॉपिक होता है फिफ्थ टॉपिक, वो है एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। मतलब नॉर्मली CBSE में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एसेट डिस्पोजल दोनों की कवरेज है। तो जिन बच्चों को वो एसेट डिस्पोजल की भी कवरेज है उनके लिए 5 मेथड्स हो जाएंगे। पहला मेथड बेसिक डिस्कशन, और उनके लिए 5 टॉपिक्स हो जाएंगे। पहला टॉपिक बेसिक डिस्कशन, दूसरा टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, तीसरा टॉपिक जो होएगा वो हमारा होएगा मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, उसमें 2 मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फोर्थ टॉपिक जो होएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वन ऑफ द सेम थिंग। और फिफ्थ जो हमारा टॉपिक होएगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो वो बच्चे एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है वो हमारी फिफ्थ टॉपिक की डिस्कशन हो जाएगी, ठीक है। बट हर बोर्ड के स्टूडेंट्स को जरूरी नहीं होता कि फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक की कवरेज हो, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। नॉर्मली कई बोर्ड्स में क्या होता है कि ये 3 टॉपिक्स ही बनाए जाते हैं, ठीक है। बट कई बोर्ड्स में जैसे CBSE है उसमें 5 टॉपिक्स हैं, उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कवर्ड है और एज वेल एज एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी कवर्ड है। क्लियर हो रही है जी, ठीक है जी। तो अब हम बेटे फर्स्ट टॉपिक की बेसिक डिस्कशन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की डिस्कशन करते हैं और मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का क्या होता है। हाँ जी बेटे, अब हम टॉपिक नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट हमारा था बेसिक डिस्कशन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ठीक है। अब बेसिक डिस्कशन में मेरे को आपको पहले ये समझाना है कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है, कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, ठीक है। इसको हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे। वैसे जर्नल के चैप्टर में मैंने शायद थोड़ा सा बोला होगा, पर हम उसकी ब्रॉड में डिस्कशन करेंगे। सेकंड जो हम बेसिक डिस्कशन में थ्योरेटिकल पार्ट जो कवर करेंगे, फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग की अभी बात नहीं हो रही। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अभी अकाउंटिंग की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ बेसिक डिस्कशन ऑफ डेप्रिसिएशन की बात हो रही है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन के फीचर्स क्या होंगे और डेप्रिसिएशन की नीड और इंपॉर्टेंस क्या है, कि बेसिकली डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करनी जरूरी है, ठीक है। व्हाई द नीड ऑफ द डेप्रिसिएशन विल बी अराइजेस और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये हम थर्ड डिस्कशन आपसे करेंगे टॉपिक नंबर फर्स्ट में। तो पहले नंबर पे डेप्रिसिएशन क्या होता है। देखो जी, डेप्रिसिएशन आपने बेटे मान लो बिजनेस की कोई एसेट परचेज की, वैसे तो एसेट होती है बिजनेस की है। मान लो आपने एक एक्टिवा परचेज की जो आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करनी है,
मतलब जैसे गुड्स को एक जगह पे लेके जाना है, दूसरी जगह से गुड्स को लेके आना है, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए आपने एक होंडा एक्टिवा परचेज की, ठीक है। मतलब रिसोर्सेज, एसेट की डेफिनेशन विच प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड मस्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस कंसर्न। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई। इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें देगी एक्टिवा क्योंकि गुड्स की मूवमेंट होनी है, और रिसोर्सेज है ट्रांसपोर्टेशन का, और ये हमारे कंट्रोल के अंडर है, तो ये हमारी एसेट होगी। तो अब ये एसेट कौन सी एसेट है? क्या ये एसेट का बेनिफिट मैंने एक साल के अंदर अंदर लेना है? क्या इकोनॉमिक बेनिफिट विद इन ईयर है? क्या इकोनॉमिक बेनिफिट बियॉन्ड 1 ईयर है? मतलब एक साल से ज़्यादा मैंने इसका इकोनॉमिक बेनिफिट लेना है, और कि एक साल के अंदर अंदर लेना है? बेटे अगर एक साल के अंदर अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट लेना हो फिर वो हमारी करंट एसेट्स होती हैं। अगर मैंने किसी एसेट का बेनिफिट एक साल से ज़्यादा लेना हो, ठीक है, मतलब मोर देन 1 ईयर लेना हो, तो फिर वो हमारी नॉन करंट एसेट्स होती हैं। और नॉन करंट एसेट्स में हमारी फर्स्ट कैटेगरी कौन सी होती है? फिक्स्ड एसेट्स की, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भी हमारी कैटेगरीज होती हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। आपको याद होगा मैंने डिस्कशन की हुई है एसेट्स में। दोबारा बोल रहा हूँ, एसेट्स बेसिकली दो तरह की हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट हमें एक साल से ज़्यादा है, और करंट एसेट्स जिसका हमें इकोनॉमिक बेनिफिट विद इन ए ईयर। नॉन करंट एसेट्स की आगे टाइप्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स की आगे दो टाइप्स हैं, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, नो हाउ, ठीक है, विच हैव नो फिजिकल एक्सिस्टेंस बट प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स की जो टाइप्स है, पहली इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरी टाइप फिक्स्ड एसेट्स की कौन सी होती है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। और टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वो है जिसको हम टच कर सकते हैं, विच हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस एंड प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अच्छा, जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जैसे मैंने एक्टिवा की अभी एग्जांपल ली है, तो जो आपने होंडा एक्टिवा परचेज की है, अब आप मेरे को जरा आइडेंटिफाई करो कि ये किस टाइप की एसेट है। क्या आपने एक साल के अंदर अंदर होंडा एक्टिवा का बेनिफिट ले लेना है? नहीं, हमने होंडा एक्टिवा का बेनिफिट बेटे मोर देन 1 ईयर लेना है। तो ये मेरी नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स है, और फिक्स्ड एसेट्स में मेरी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं, हम उसको टच कर सकते हैं, उसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस है, उसके हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने हैं, ठीक है। तो ये हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। आपने मान लो जी 70,000 रुपीज की होंडा एक्टिवा परचेज की, मान लेते हैं एक एग्जांपल, आपने 70,000 की होंडा एक्टिवा को परचेज किया। बेटे जैसे ही आप एक्टिवा का एक ना शोरूम प्राइस होता है जिसको हम एक्स शोरूम प्राइस बोलते हैं, जैसे आपने मान लो जी उसका एक्स शोरूम प्राइस है 63,000 रुपीज, बट उसका जो ऑन रोड प्राइस होता है, एक ऑन रोड प्राइस होता है। ऑन रोड प्राइस का मतलब क्या होता है कि जो एक्स शोरूम प्राइस होएगा ना, उसमें आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का चार्जेस नहीं होंगे, इंश्योरेंस के चार्जेस नहीं होंगे, जैसे आजकल 5 साल की इंश्योरेंस कटी हो जाती है मोटर व्हीकल्स की, तो वो इंक्लूडेड नहीं होएगा, ठीक है। जितने भी आपके इंस्टॉलेशन के, जैसे आपने कोई एक्सेसरीज लगवाई हैं, ठीक है, एक्सेसरीज जो हैं वो सारे चार्जेस नहीं है, वो 63 की है। अगर वो सारे चार्जेस जोड़ दिए जाएं, ठीक है, जैसे 7,000 वो सारे चार्जेस हैं, तो ऑन रोड प्राइस मतलब हमें रोड पे चलाने का जो प्राइस पड़ेगा वो 70,000 होएगा। तो पहले तो हम ये बात क्लियर करें कि ये जो 7,000 के हमें जस्ट लाइक इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस किए करने पड़े हैं। अगर हम सेकंड हैंड कोई एसेट खरीदते हैं तो ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, अगर फर्स्ट टाइम एसेट है तो उसके ऊपर इंस्टॉलेशन। तो ये जो मैंने आरसी के पैसे खर्चे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसकी फुल फॉर्म है, और जो मैंने ये इंश्योरेंस के खर्चे किए हैं, या मैंने जो भी एक्सेसरीज लगवाई हैं, तो ये सारा जोड़ के जो 70,000 की एक्टिवा मेरे को पड़ी है, तो ये मेरी एसेट होएगी। और जो 7,000 के एक्सपेंसेस हैं, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड इनटू दी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। उसको हमें कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है कि एसेट्स की वैल्यू में जोड़ देना होता है। आप ये नहीं बोलोगे कि 63,000 की एक्टिव है, क्योंकि 7,000 उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, वो भी कैपिटलाइज होंगे। कैपिटलाइज का मतलब एसेट्स की कॉस्ट में जुड़ेंगे। और ये मैंने आपको डिस्कशन की थी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिनके अकॉर्डिंगली जो वन टाइम नेचर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस, ये सभी आपकी एसेट में कैपिटलाइज होते हैं, एसेट में प्लस हो जाते हैं।
तो मतलब जो होंडा एक्टिवा हमें पड़ी है वो 70,000 की पड़ी है, 70,000 रुपीज की। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर आपको एसेट की वैल्यू और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अलग अलग आए तो आपने दोनों को प्लस कर देना, ठीक है जी। और वहां से फिर क्वेश्चन स्टार्ट होएगा। अच्छा 70,000 रुपीज की आपको एक्टिवा पड़ी, आप जैसे ही एक्टिवा लेके बेटे शोरूम से बाहर आए, मतलब जो भी आपने जिस भी शोरूम से परचेज किया आपने, जैसे कृष्णा होंडा, प्रेस्टीज होंडा, तो जो भी आपने शोरूम से परचेज किया आउटलेट से, आप जैसे ही उस शोरूम से बाहर आए, क्या वो एक्टिवा आपकी, चाहे आप 2 किलोमीटर चलाओ चाहे आप 5 किलोमीटर चलाओ, क्या वो एक्टिवा क्या प्राइस 70,000 आपको दोबारा मिल सकता है? मान लो एक्टिवा हम बाहर लेके आए, हमने सिर्फ एक राउंड लगाया, और एक राउंड लगा के मैं उनको बोलूँ जी एक्टिवा आप रख लो, मेरा मूड चेंज हो गया है और मेरे को मेरा 70,000 दे दो, बेटे नहीं होने वाला। क्योंकि जैसे ही आप एसेट शोरूम से बाहर लेके आते हो तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन के इफेक्ट्स पड़ते हैं। जैसे जैसे आप एसेट को यूज करते हो, चाहे आप उसको थोड़ा यूज करो चाहे आप उसको ज्यादा यूज करो, जैसे जैसे आप एसेट को यूज करोगे, चाहे आप आधा किलोमीटर उस एसेट को यूज करो, बेटे उसकी वैल्यू ने डिक्लाइन, उसकी वैल्यू ने डिक्रीज होना ही होना। मतलब ये हो गया, अगर आपने मान लो वो एक्टिवा 1 साल चलाई, ठीक है, तो आपकी एक्टिवा, मान लो कि उस एक्टिवा की यूजफुल लाइफ 10 साल है, मान लेते हैं, ठीक है, वैसे चलो इतनी होती नहीं, पर मेरे को चलो समझाना आसान होएगा कि 10 साल अगर उसकी यूजफुल लाइफ है, इसका मतलब ये है अगर मैंने 70,000 आज इनकम किया, तो इसका मतलब ये है हर साल का जो एक्सपेंस हुआ वो कितना हो गया, 7,000। पहले साल 7,000, दूसरे साल 7,000, तीसरे साल 7,000, चौथे साल 7,000 हर साल के लिए मैंने इनकम किया, और 10 सालों का मैंने कितना इकट्ठा ही एक बार पे कर दिया, 70,000 रुपीज। यहां तक बात फॉलो करके, तो मतलब ये हो गया कि अगर हमने 1 साल एसेट चलाई, तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 7,000 रिड्यूस होनी चाहिए, और उसकी वैल्यू बुक्स में कितनी रह जाएगी, 63,000। फिर हमने नेक्स्ट ईयर एसेट को यूज किया, फिर 7,000 की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो 63,000 में से आप 7,000 फिर माइनस कर दो, तो कितनी वैल्यू रह जाएगी उसके बाद, बेटे उसके बाद उसकी वैल्यू 56,000। क्लियर हो रही चीज? तो जैसे जैसे आप एसेट्स को यूज करोगे, उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ कम हो रही है, और वो आपके लिए एक्सपेंस बन रहे हैं। हमारे लिए एक बार जब हम एसेट खरीदते हैं वो एक्सपेंस नहीं होता, वो तो हमारी एसेट है। जैसे जैसे हम उस एसेट्स को यूज करते हैं, उसकी जो वैल्यू की डिक्लाइन होती है, उसकी जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वो हमारे लिए एक्सपेंस है। एसेट हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है, एसेट तो यार इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। बट एसेट की वैल्यू 1 साल बाद, जैसे आपने शोरूम से बाहर निकाली और 70,000 की एक्टिवा 68,000 की रह गई, तो कितनी वैल्यू रिड्यूस हुई, 2,000। तो जो 2,000 की वैल्यू रिड्यूस हुई ना, यही लॉस हुआ ना। तो दिस वन इज द डेप्रिसिएशन। क्लियर हो रही जी? तो मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन इज अ वेयर एंड टेयर ऑफ एसेट। वेयर एंड टेयर मतलब जैसे आप कपड़े को हम डालते हैं, तो वेयरिंग क्लॉथ्स हम बोलते हैं। तो कपड़ों को जैसे ही आपने डाला, तो उस कपड़े की अगर आपने मान लो 2,000 की आपने एक ब्रांडेड टी शर्ट डाल ली, आपने एक बार डाल के उसको आप मार्केट में राउंड लेके आ गए, तो अब आप दोबारा शोरूम में जाके बोलोगे हाँ भी मेरे को 2,000 वापस दे दो, ये टी शर्ट अपनी ले लो, बेटे नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है, क्योंकि आपने उसको वेयर कर लिया। तो ऐसे ही एसेट की वैल्यू जो होती है वो डेप्रिशिएट होती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो वर्ड है ये बेसिकली डिक्लाइन और डिक्रीजेस से ही बने। डिक्रीजेस कम होना, डिक्लाइन कम होना, उसी से डेप्रिसिएशन हो गया। क्लियर हो रही चीज? तो मतलब ये हो गया, डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है, इज ए वेयर एंड टेयर। जैसे जैसे आप एसेट को यूज कर रहे हो, उसकी वैल्यू दिनों दिन क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। बट अब याद रहे कौन सी एसेट्स, क्या सारी एसेट्स? अब जैसे कैश है, कैश भी आपकी एसेट है, बट कैश की वैल्यू आज आपके पास 5 लाख पड़ा हुआ है, आप 1 साल के बाद उसको ना छेड़ो 5 लाख ही होएगा। 5 साल बाद आप मार्केट में उसकी वैल्यू डलवाओ तो 5 लाख ही है। 5 लाख ने तो 5 लाख ही रहना है ना। इसका मतलब एसेट कैश डेप्रिशिएबल नहीं है। आपके डेटर्स हैं, आपने किसी से 2 लाख रुपया लेना है, ठीक है, आप चाहे आज ले लो, कल ले लो, परसों ले लो, 10 दिन बाद ले लो, तो वो 2 लाख ही होएगा। तो डेटर्स भी डेप्रिशिएबल नहीं है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं
हर एक एसेट डेप्रिशिएबल नहीं है, हर एक एसेट की नेचर डेप्रिशिएबल नहीं है। सिर्फ कौन सी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन होती है, जो आपकी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स पे भी डेप्रिसिएशन नहीं होती, वो अमोर्टाइज होती है। करंट एसेट्स पे तो डेप्रिसिएशन हो ही नहीं सकती। आपकी इन्वेंट्री है, स्टॉक है, आपका डेटर्स हैं, आपका कैश है, आपका बैंक बैलेंस है, ये करंट एसेट्स हैं, इनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती। तो डेप्रिसिएशन सिर्फ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स भी सारी नहीं, सिर्फ टेंजिबल। पर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में बेटे मेरे को एक एसेट का ध्यान रखना है। अब आप बताओ, सभी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में से एक ऐसी एसेट है जो डेप्रिशिएबल नहीं है। ये आपको कभी भी इंटरव्यू लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और काफी बार ये पूछा भी जा चुका है। कभी हम भी अगर कोई इंटरव्यू लेवल्स को कंडक्ट करते हैं तो हम भी कैंडिडेट से ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाँ जी बताओ जी, लैंड के ऊपर इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का रेट क्या है। बेटे हमारा क्वेश्चन ही गलत है, हमने जान के ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि लैंड इज नॉट ए डेप्रिशिएबल एसेट। आप बताओ, लैंड की घिसावट होती है, डेप्रिसिएशन क्या है, घिसावट है, वैल्यू रिड्यूस हो रही है। क्या लैंड की घिसावट होती है? आपने कहीं पे जगह ली, ठीक है, जगह ली, आपने मान लो 50 लाख की जगह ली, अब 1 साल बाद 6 महीने बाद बेटे उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, क्योंकि जो लैंड होती है ना, इट इज एप्रिशिएबल इन नेचर, नॉट डेप्रिशिएबल। लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होती। लहरी जी, हाँ, लैंड के ऊपर आपने बिल्डिंग बनाई हुई है, जैसे हमने ईंटें लगा के, वहां पे प्लास्टर लगा के, हमने सीमेंट लगा के प्रॉपर बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग डेप्रिशिएबल है। ईंटों की वैल्यू रिड्यूस हो सकती है। लहरी जी, अंदर आपने कारपेंटर का काम, आपने वुडन वर्क करवाया, कुछ करवाया, एल्यूमिनियम वर्क करवाया, वो डेप्रिशिएबल है, बिल्डिंग डेप्रिशिएबल है। बट जो बेस लैंड है ना, ये डेप्रिशिएबल नहीं है, इट इज ऑलवेज एप्रिशिएबल इन नेचर। तो जो हमने वहां पे क्वेश्चन पूछा, या आपसे भी कभी पूछा जा सकता है कि लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, तो उसका आंसर ये है, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन का कोई रेट हो ही नहीं सकता, बिकॉज लैंड इज ओनली टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स व्हिच आर एप्रिशिएबल इन नेचर, व्हिच इज एप्रिशिएबल इन नेचर। क्योंकि लैंड के ऊपर लैंड एप्रिशिएट होती है, लैंड की वैल्यू बढ़ती है, लैंड इज नॉट ए डेप्रिशिएबल एसेट। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखवाया आपको, तो एक्सेप्ट लैंड, लैंड को छोड़ के सभी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, आप जो मर्जी सोच लो, मशीनरी है डेप्रिशिएबल, एयर कंडीशनर है डेप्रिशिएबल, आपके मोटर व्हीकल्स है डेप्रिशिएबल, फर्नीचर है डेप्रिशिएबल, ये सभी एसेट्स डेप्रिशिएबल है। बट एक जो लैंड है, ठीक है, लैंड को छोड़ के एक्सेप्ट लैंड, लैंड डेप्रिशिएबल नहीं है। अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन होती है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम है। विद द पैसेज ऑफ टाइम का मतलब अब क्या है कि जैसे जैसे टाइम निकलता रहेगा, जैसे जैसे टाइम निकलता रहेगा, तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहेगी। मतलब ये हो गया, आपने जो होंडा एक्टिवा परचेज की, आपने अगर उसको 1 साल चलाया तो उसकी वैल्यू 63,000 रह गई, 2 साल चलाया तो 14,000 रिड्यूस हो गया, वैल्यू 56,000 रह गई। जैसे जैसे आपकी एसेट पुरानी होती जाएगी, वैसे वैसे उसकी घिसावट होती जाएगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट पड़ता रहेगा। जैसे टाइम के अकॉर्डिंगली, जैसे आप हो, ठीक है, अभी यंग एज में हो, एनर्जेटिक हो, आप कुछ भी सोचो अपने दिमाग में, अच्छा सोचो कि मेरे को यार सिविल सर्विसेज क्रैक करनी है, मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आप क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी एनर्जेटिक हो, क्लियर हो रही चीज, ठीक है ना। बट एक एज ऐसी आती है कि जब बंदे की एनर्जी जो होती है वो टाइम के साथ डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, तो वो डेप्रिसिएशन, क्योंकि टाइम के साथ अगर किसी की एज 50 ईयर्स प्लस हो जाए, तो वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू, उसकी जो एनर्जी है वो भी डाउन हो जाती है, क्लियर हो रही जी। तो ये मतलब नेचुरल एक जो मतलब आप कह लो कि डिसिप्लिन है, ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। चाहे आप ट्रीज लगा लो, चाहे आप ह्यूमन बींग्स लगा लो, चाहे आप एनिमल्स लगा लो, आप कुछ भी सोच लो, ऐसे ही एसेट्स हैं, ठीक है। बट लैंड को छोड़ के, लैंड एप्रिशिएबल है, सॉरी, लैंड जो है वो एप्रिशिएबल है। तो मतलब मैं ये समझा रहा हूँ, जैसे जैसे टाइम निकलता रहेगा, एसेट्स की डेप्रिसिएशन उस पर बढ़ती रहेगी। अच्छा, एक चीज और समझानी है मेरे को, ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी समझाया हुआ है। एक होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने
अभी मैंने एक्टिवा की एग्जांपल ली, आपने जब एक्टिवा परचेज करके ऑन रोड प्राइस आपको पड़ा 70,000 रुपीज़, मतलब बिलिंग उसकी सारी टोटल हो गई 70,000 की, इंक्लूडिंग योर आरसी, इंक्लूडिंग योर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इंक्लूडिंग योर एक्सेसरीज, ठीक है, सब कुछ डाल के 70,000 का बिल बना। जब आप फर्स्ट टाइम कोई एसेट को खरीदने वाले हो ना, तो उस टाइम जो आपने उनको पैसे दिए नई एसेट का, जो उसका पहला प्राइस आया, और वो बेटे हिस्टोरिकल कॉस्ट है। मतलब जैसे ही आपने, इसकी लाइफ ना बहुत थोड़ी होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट की, जैसे ही आपने 70,000 रुपया पे किया, तो एक बार आपको एसेट खरीदने का 70,000 इनकट करना पड़ा, दैट इज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट। मोबाइल फोन ही है, आपने मान लो 20,000 का मोबाइल फोन परचेज किया, तो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, क्योंकि अब आपको 20,000 रुपया उस मोबाइल फोन का मिल ही नहीं सकता। जैसे ही आप मोबाइल फोन को बाहर लेके आओगे, जो उसका वो अपना जो पैकिंग की होती है, उस पैकिंग को जैसे ही आप सील को ओपन करोगे, तो वो मोबाइल फोन बेटे अब 20,000 का नहीं है। आप दोबारा दुकानदार को देने जाओ, वो आपके 20,000 नहीं आपको वापस करने वाला। तो मतलब 20,000 की लाइफ जो थी ना, वो बहुत थोड़ी है। मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होती है ना, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है। जैसे ही आप एसेट को बाहर यूज करने के लिए लेके आते हो, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन के इफेक्ट्स पड़ते हैं। जैसे ही उसके ऊपर डेप्रिसिएशन के इफेक्ट्स पड़ते हैं, तो एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट खत्म हो जाती है, बुक वैल्यू राइसिस होती है। जैसे आपने 70,000 की एक्टिवा खरीदी, 70,000 जो पहली बार जो है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है। आप बाहर लेके आए, ठीक है, अभी आपने आधा किलोमीटर भी नहीं चलाया, एक सिर्फ राउंड ही लिया शोरूम का, शोरूम से बाहर आपने उसका राउंड लिया, तो मान लो 2,000 रिड्यूस हो गया। तो जैसे ही 2,000 रिड्यूस हुआ, 68,000 रह गया। इट इज नोन एज बुक वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट में जैसे ही डेप्रिसिएशन का इफेक्ट पड़ता है, और वो बहुत जल्दी पड़ता है, जैसे ही हिस्टोरिकल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन का इफेक्ट पड़ता है, तो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट बुक वैल्यू पे कन्वर्ट हो जाती है। और फिर आगे जिंदगी में कभी भी हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं आने वाली, उसके बाद हमेशा बुक वैल्यू ही आएगी, क्योंकि उसके ऊपर अब एक बार अगर डेप्रिसिएशन का साया भी पड़ गया ना, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट की जिंदगी खत्म। हिस्टोरिकल कॉस्ट की लाइफ सिर्फ इतनी हुई है। और बेटे डेप्रिसिएशन का तो साया तभी पड़ जाता है जब आपने उस एसेट को एक बार शॉप से बाहर आके यूज कर दिया, बस बात खत्म। मोबाइल फोन के केस में तो आपने उनके अंदर ही अगर वो सील को तोड़ के अपना सिम डाल दिया और बिलिंग हो गई, ठीक है, दैट्स ऑल, तो वो बुक वैल्यू, तो दोबारा हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं आ सकती, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि हम डेप्रिसिएशन के फीचर्स की तरफ चले, कि डेप्रिसिएशन का फीचर्स क्या है, मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, होपफुली आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। अगर बाय चांस आपको कुछ नहीं समझ लग रही हो ना, वैसे तो मैं बहुत ब्रॉड में बोल रहा हूँ, फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो, आपके दिमाग में कोई ऐसा इशू चल रहा है जो आपको नहीं समझ लग रहा, तो चैप्टर के बिगनिंग पे या जैसे भी है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप मेरे को कॉल करके अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लिया करो। अगर बाय चांस मैंने फ़ोन नहीं पिक किया, तो मैं रिकॉर्डिंग वगैरह में हूँ या मैं कहीं पे बिजी होऊंगा, देन आई विल कॉल यू डेफिनेटली, या आप व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन डाल के मेरे को छोड़ दिया करो, ठीक है। तो आपकी तरफ से देखो, मैंने पहले भी यही एक्सप्लेन किया था, 100% तभी होता है जब आपकी कोई क्वेरी ना हो। मैंने समझा दिया, मैंने तो अपना पूरा समझा दिया, पर हमारे वो पूरे प्रोसेस में मेरी तरफ से 100% हो गया, पर पूरे प्रोसेस 100% होना चाहिए, पूरा प्रोसेस, कि मेरी तरफ से भी आपकी तरफ से भी। मैंने आपको टीच कर दिया, मैंने अपनी 100% आउटपुट आपको दे दी, ठीक है। अब ये वन साइडेड 100% हुआ, प्रोसेस का 100% नहीं हुआ। प्रोसेस का 100% तब होएगा जब आपकी कोई क्वेरी नहीं होएगी, आपकी कोई क्वेरी नहीं है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो फिर मैं अपने दिमाग में उसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि यार 100% हो गया, बच्चे को समझ लग गई है, उसके क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो गए, उसके MCQ, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो गया, ठीक है। तो 100% तभी होता है जब दोनों साइड से, ठीक है। अच्छा, फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का पहला फीचर क्या है जी? परमानेंट इन नेचर। डेप्रिसिएशन जो है ना, ये परमानेंट इन नेचर है। ये नहीं होएगा कि आप एक साल डेप्रिसिएशन डालोगे उसके बाद डेप्रिसिएशन डालोगे, ऐसा नहीं होएगा। डेप्रिसिएशन के इफेक्ट्स एक बार अगर पढ़ने शुरू हो गए, फिर पढ़ते रहेंगे, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी उसकी लाइफ है, इट शुड बी डेप्रिशिएबल, ठीक है। दैट इज ए परमानेंट इन नेचर, ठीक है। देन उसके बाद
मतलब कंसिस्टेंसी, यहाँ पे कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल हो गया कि एक बार डेप्रिसिएशन डालने के बाद आप अगले साल उसकी पॉलिसी नहीं चेंज कर सकते कि मेरे को अगले साल नहीं डालनी, ऐसा हो नहीं सकता। डेप्रिसिएशन तो बढ़नी बढ़नी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, जो डेप्रिसिएशन होगी ये बेटे हमारी क्या रिड्यूस करेगी? बुक वैल्यू। ये मैंने अभी आपको समझाया, पहली बार ये रिड्यूस करेगी आपकी ओरिजिनल कॉस्ट, उसके बाद आपकी बुक वैल्यू रिड्यूस करेगी। अच्छा, मार्केट वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है, मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। डेप्रिसिएशन का मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये तो सिर्फ हमने अपनी बुक्स में एक्सपेंस को बुक करने के लिए डेप्रिसिएशन डाल रहे हैं। अब ये ना असम्पशन लगाना कि 70,000 की एक्टिवा परचेज की, 7,000 पहले साल डेप्रिसिएशन हो गई तो हमारी एक्टिवा 63 की हमारी बुक्स में है, तो इसका यार मेरी बुक्स में है तो मेरी बुक वैल्यू हुई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो मेरी बुक्स में है वही मार्केट में वैल्यू होगी। हो सकता है आपने एक साल में एक्टिवा इतनी मतलब ज्यादा चलाई है, इतने बुरे तरीके से चलाई है, अब उसका 50,000 उसका 40,000 भी देने को कोई तैयार नहीं है। डिपेंड करता है ना कंडीशन के ऊपर, एसेट की कंडीशन क्या है। तो बुक वैल्यू का मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द एसेट, डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेट, बेस्ड थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर हो रही जी? तो बुक वैल्यू रिड्यूस होएगी, मार्केट वैल्यू से इसको कोई लेना देना नहीं है। मार्केट वैल्यू तो मार्केट के हिसाब से। क्लियर हो रही जी? अच्छा, हम फिर डेप्रिसिएशन क्यों डालते हैं? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हर साल मैं इस एसेट का एक्सपेंस कितना बुक करूंगा। जो 70,000 की एसेट है ना, उसको 10 सालों में एलोकेट किया है बस। हर साल 7,000 7,000 7,000 7,000 का एक्सपेंस बुक करने के लिए हमने डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज किया कि हर साल मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 7,000 के एक्सपेंस को मान लूं, इसलिए डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले साल की वैल्यू के बाद ये 63 की होगी, दूसरे साल के बाद ये 56 की होगी, वो मेरी बुक वैल्यू है। मार्केट वैल्यू अलग है। मार्केट वैल्यू तो मार्केट की कंडीशन पे है, एसेट की कंडीशन मार्केट में क्या है। क्लियर हो रही जी? ठीक है। देन उसके बाद बेटा थर्ड, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। आपने 70,000 की एक्टिवा एक बार परचेज कर ली, अब एक साल बाद उसके ऊपर 7,000 की डेप्रिसिएशन बढ़नी है, तो ये एक्सपेंस आपका नॉन कैश एक्सपेंस है ना, इसको किसी को पैसे थोड़ी देने पड़े हमें, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस होता है ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इससे हमारा कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता, ठीक है। इट डज नॉट इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो, कैश हमारा नहीं जाता, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होती है इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। एसेट की वैल्यू ही रिड्यूस हो रही है ना, बस जैसे जैसे आप एसेट को यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है। हमें किसी को थोड़ी कुछ देना पड़ा, हमने तो पहली बार ही एसेट को परचेज कर लिया था, हमने तो इकट्ठे पैसे तभी लगा दिए थे, उसके बाद तो उसकी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस हो रही है, हमें डेप्रिसिएशन को किसी को पैसे देने नहीं पड़ते। ये इसका थर्ड फीचर। इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। प्रॉफिट्स को रिड्यूस करेगा पर मेरे कैश को रिड्यूस नहीं करेगा। क्लियर हो रही जी? ठीक है। देन उसके बाद नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें क्यों डालनी पड़ती है? देखो जी, बड़ी सिंपल सी बात है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब ये हो गया कि हमें ये पता लग जाए कि हमने अपना रियल प्रॉफिट कितना निकालना है, ट्रू प्रॉफिट्स। ट्रू प्रॉफिट्स का मतलब ये है हर साल मैं 7,000 का एक्सपेंस डालूंगा, जिससे मेरे एक साल के बाद एक्चुअल प्रॉफिट्स का सारा सीन नजर आ जाए। इसलिए ये डेप्रिसिएशन हमें डालनी पड़ती है कि हम एक साल अपनी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करें। ये नहीं है कि जो पैसा हमने खर्चा हुआ है, सैलरी पे की, वेजेस पे की, मैंने प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस पे किया, सिर्फ यही खर्चा नहीं है, सिर्फ कैश वाला ही एक्सपेंस नहीं है, इनके अलावा जो हमने एसेट्स को भी यूज कर रहे हैं ये भी हमारा एक्सपेंस है। और अगर हमारी कॉस्ट को सही तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो हमें अपने रियल प्रॉफिट्स पता लगेंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है ना। तो प्रॉफिट्स की बेटे फिगर, ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल पोजीशन तभी हमें क्लियर होती है अगर हमारे कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड हो। कॉस्ट का मतलब सिर्फ कैश नेचर एक्सपेंस नहीं है, कॉस्ट में आपकी एसेट की जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट है, क्योंकि उसके पैसे आपने पहले खर्चे हुए हैं, ठीक है। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एक्यूरेट निकले, ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब बिल्कुल सही पोजीशन निकले, ठीक है, उसके लिए डेप्रिसिएशन डालनी जरूरी है। अच्छा, फिर आ गया जी सेकंड पॉइंट, एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो मैंने अभी समझाया ना आपको,
अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट एक्यूरेट होएगी तभी आपको पता लगेगा ना कि आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या फिक्स करोगे। प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने के लिए, प्रॉफिट मार्जिन को जोड़ने के लिए आपके आप में पहले कॉस्ट होनी चाहिए, और कॉस्ट के लिए मेरे पास एक्सपेंसेस पता होने चाहिए। एक्सपेंसेस में परचेजेस भी हैं, कैश नेचर एक्सपेंसेस भी हैं, नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन भी कंसीडर्ड होएगा। ये थोड़ी है कि हम अब अपनी मशीनरी की जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका कुछ रियलाइज ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को कॉस्ट का पार्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें रियल प्रॉफिट्स निकालने हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। मतलब डेप्रिसिएशन जो होती है ये हमें ये सीन क्लियर कर देती है कि जैसे 70,000 की एक्टिवा थी, इसकी लाइफ अगर 10 साल है तो इसका मतलब ये है जी 10 साल बाद आपको एसेट रिप्लेस करनी जरूरी है। मतलब आपके दिमाग में ना एक पिक्चर बैठ जाती है कि यार इसको रिप्लेस 10 साल के बाद तो करना ही पड़ेगा, और उसके पैसे हम अपने प्रॉफिट्स में से डेप्रिसिएशन के रूप में साइड पे कर दें, क्योंकि डेप्रिसिएशन को आपने कॉस्ट बनाया है, ठीक है, पर वो कॉस्ट किसी को देनी थोड़ी पड़ी। डेप्रिसिएशन इज माई कॉस्ट, पर उससे कोई कैश आउटफ्लो थोड़ी हुआ। इसका मतलब जिसका कैश आउटफ्लो नहीं हुआ आप उस डेप्रिसिएशन को साइड पे करते रहो, मतलब वो मेरे से कैश नहीं गया पर एक्सपेंस ट्रीट हो गया, ठीक है। तो वो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन के पैसे से उसको हम साइड पे 10 साल 7,000 करते रहेंगे तो अपने आप ही 10 साल बाद वो 70,000 और इकट्ठा हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन ना हमें फंड्स प्रोवाइडेड करती है, क्योंकि खर्चा बुक हो जाता है, एक्सपेंस बुक हो गया, पैसा हमारे से गया नहीं, तो पैसे का ना जाना भी बेटे पैसे का आना ही है। आपने किसी को कुछ नहीं दिया, एक्सपेंस बुक हो गया, प्रॉफिट रिड्यूस हो गए, इसका मतलब वो एक्सपेंस का पैसा हमारे पास ही रह गया। और फिर जब हमें एसेट की रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी तो हम उन फंड्स को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। ये बेटे मैंने आपसे ना बेसिक डिस्कशन की है कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की, कि डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन के फीचर्स क्या है, और डेप्रिसिएशन की नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कशन करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ठीक है, उसकी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। वो बेसिकली कुछ भी नया नहीं है, जर्नल के कॉन्सेप्ट्स आपके सभी के क्लियर हैं, फिर भी मैं दोबारा बोल दूंगा उसको थोड़ा थोड़ा, और आपको वो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्रीज हम करवाएंगे। देन उसके बाद हमारा जो टॉपिक नंबर 3 है, जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे प्रैक्टिकल टच में है, मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, फिर हम उसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।